हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों अभी रिसेंटली अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि उनके वेपन प्रोग्राम पर भी यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं। बहुत बार इससे पहले इकोनॉमिक सैंक्शंस तो यूएसए लगा चुका है, लेकिन ये पहली दफा है कि उनके वेपन प्रोग्राम पर भी यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं। ठीक है, तो जानेंगे कि क्यों अमेरिका हमेशा ही नॉर्थ कोरिया की पॉलिसीज को अपोज करता है। इसी कंटेक्स्ट में समझेंगे कोरियन वॉर को, किस प्रकार से कोल्ड वॉर पीरियड में बिग पावर्स ने इंटरफेयर किया और दो देश, जो एक यूनाइटेड किंगडम हुआ करता था कोरिया का, वो दो देशों में बट गया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले समझेंगे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है। तो रिसेंटली अभी क्या है, जो वेपन प्रोग्राम है, लगातार नॉर्थ कोरिया की तरफ से मिसाइल जो है वो टेस्ट किए जा रहे थे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो रेजोल्यूशन पास किए गए हैं उसको भी नॉर्थ कोरिया अपोज कर रहा है। ठीक है, जहां पे डीमिलिटराइजेशन या डीन्यूट्रलाइजेशन की बात की जा रही है मिसाइल्स और आपके बड़े आर्म्स की। ठीक है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल्स को जो है टेस्ट किया जा रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर उनके वेपन प्रोग्राम पर सैंक्शंस लगाए हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का सपोर्ट उनको नहीं देंगे। चलिए, अभी इसी कंटेक्स्ट में हम समझेंगे कोरिया का जो वॉर हुआ था। ठीक है, और फर्दर जानेंगे कि क्यों आपके जो यूएसए है, स्पेशली यूएसए पावर ब्लॉक जो है, वेस्टर्न नेशंस है, वो नॉर्थ कोरिया की सभी पॉलिसीज को अपोज करते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा अगर आप मैप में देखें, सबसे पहले जानते हैं कि भाई कोरिया है कहां पे। सो दिस इज बेसिकली द कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, जो कि आपके दो बड़े देशों के बीच में आता है, चाइना एंड जापान। जापान के साथ जो कोरिया है, बीच में सी ऑफ जापान आता है। और अगर हम चाइना वाली साइड देखें तो चाइना के साथ कोरिया के बीच में आता है येलो सी। तो प्रीलिम्स में स्टूडेंट बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको मैप पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किन देशों को येलो सी सेपरेट करता है या किन देशों को जो है सी ऑफ जापान जो है वो सेपरेट करता है। ठीक है, इस प्रकार से भी सवाल आते हैं। नाउ चाइना का एक अलग बहुत इतिहास रहा है, एक रिच कल्चर रहा है, सेम इन द केस विद जापान। इन दोनों बिग पावर्स के बीच में पिछले 1000 सालों से जो कोरिया का कल्चर है वो अब बहुत ही फाइन तरीके से आगे बढ़ता रहा। एक अलग कल्चर, अपनी पहचान बनाने में कोरिया, या एक अलग उनका जो एम्पायर था वो स्टैब्लिश यहां पर हुआ। ठीक है, भले ही दोनों तरफ जो है बड़ी शक्तियां थी। ठीक है, तो इसके बावजूद भी कोरिया किंगडम जो है वो एग्जिस्टेंस में रहा था 1000 सालों तक, और एक अलग कल्चर का वहां पे जन्म हुआ। आज भी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कोरिया बहुत फेमस है, स्पेशली जो साउथ कोरिया है, के पॉप या के ड्रामा बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। ठीक है, और लगातार बड़ी तेजी से इकोनॉमिकली भी बात करें इस पूरे रीजन में, तो साउथ कोरिया बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, सो ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं। अब हुआ क्या कि 1910 में जापान ऑक्युपाइड किंगडम ऑफ कोरिया। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मंचूरिया रीजन जो है चाइना का, यहां तक कब्जा कर लिया था, और इसके तहत इसी में जो है जो किंगडम ऑफ कोरिया है वो भी आ जाता है। सो 1910 में जब कोरिया किंगडम को ऑक्युपाइड कर लिया जापान ने, तो यहां पर बहुत ही ऑप्रेसिव पॉलिसी को उन्होंने यहां पे फॉलो किया। यहाँ के जर्नल्स को यहाँ पे राइट्स किए बहुत ज्यादा। यहाँ पर दे हैव लूटेड द वेल्थ ऑफ कोरिया, आल्सो ट्राई टू डिस्ट्रॉय द कल्चर ऑफ कोरिया, और बहुत ही एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज उन्होंने वेमेन चिल्ड्रन के अगेंस्ट फॉलो की थी। और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि आज भी जो कोरियन गवर्नमेंट है या कोरियन लोग हैं बहुत ज्यादा जापान को पसंद नहीं करते हैं। देखिए, खटास रिलेशन में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बीच ही नहीं है, बहुत से दुनिया के ऐसे रीजन्स हैं जहां पर इस प्रकार की जो है वो रिलेशंस खराब हमें देखने को मिलते हैं। तो सेम इन द केस विद कोरिया एंड जापान, आज भी जो है रिलेशंस बहुत हेल्दी नहीं होते हैं। कई बार डिप्लॉयमेंट ऑफ शिप्स होता है आपके सी ऑफ जापान में, तो एक वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है कोरिया और जापान के बीच में, या कई बार आपके चाइना के सीज भी जो है आपके येलो सी में आते हैं। ठीक है, तो भी जो है टेंशन एस्केलेट हो जाती है। अब हुआ क्या क्या इसके बाद 1910 से लेके 1945 तक जो है ये आपका जापान रिजीम यहां पर रहा, या जापान का शासन किंगडम ऑफ कोरिया पे रहा। बट 1945 कोल्ड वॉर पीरियड खत्म, सॉरी वर्ल्ड वॉर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसका अंत होता है, और इसी के साथ जापान का भी अंत होता है इस पूरे रीजन में।
और यहां पर जो है यूएसएसआर यूएसए दोनों ही की फोर्सेस ने अपनी प्रेजेंस जताई, ठीक है, यहां से यूएसएसआर और यहां से सदर्न पार्ट से आपके यूएसए, क्लियर है। और जो आपकी जापान की फोर्सेस थी उनको यहां से हटाया, जापान के शासन को यहां से रिमूव कराने में सहायता की, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक नए युग की यहां से शुरुआत हो जाती है, कोल्ड वॉर पीरियड, ठीक है। तो ये समझना अब जरूरी है कि भाई हुआ क्या, 1945 में सबसे पहले याल्टा कॉन्फ्रेंस की गई टू डिसाइड द फेट ऑफ कि भाई अगर अब फर्दर गवर्नमेंट कैसे होगी, किन किन देशों का यहाँ पे रूल रहेगा कोरिया में, ठीक है। क्योंकि कोरिया उस समय जो है दो भागों में विभाजित नहीं था, कोरिया बस उससे पहले तो यूनाइटेड कोरिया ही रहा था, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या कि भाई नॉर्दर्न साइड से जो आपका नॉर्थ कोरिया का रीजन आज हम देखते हैं, वहां पर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बढ़ गया और सदर्न पार्ट में यूएसए का इन्फ्लुएंस बढ़ा हुआ था, या यूएस की जो पावर थी वहां पर ज्यादा स्ट्रांग थी। और एक और इंपॉर्टेंट बात हमें यहां पे समझने की जरूरत है, ठीक है, यहां पे समझने की जरूरत है कि चाइना जो है यहां पर जन्म हो रहा था कम्युनिज्म का। 1949 में आपके कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है सत्ता में आई, तो उसका भी फर्दर इन्फ्लुएंस जो है नॉर्दर्न कोरियन रीजन पर रहा। अब हुआ क्या कि भाई कोरियन जो था दो भागों में विभाजित उस समय फाइनल हुआ नहीं था, लेकिन एक इमेजिनरी बाउंड्री जो है 38 पैरेलल लाइन को मान लिया गया कि भाई ये जो है दो भागों में नॉर्थ कोरिया जो रीजन है ये डिवाइड होंगे, ठीक है। क्योंकि यहां तक जो है दोनों ही यूएसएसआर और यूएसए का इन्फ्लुएंस बना हुआ था। ये आप मैप में देख पाए तो यहां पर आप देख पाएंगे कि भाई ये 38 पैरेलल लाइन है, सदर्न पार्ट तक जो है यूएसए सपोर्टेड कोरिया था और नॉर्दर्न पार्ट में आपके यूएसएसआर सपोर्टेड कोरिया था। मतलब कम्युनिस्ट जो आपकी फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी है उससे इन्फ्लुएंस कोरिया था, ठीक है। जबकि साउथ कोरिया जो है कैपिटलिस्ट या लिबरल आइडियोलॉजी द्वारा सपोर्टेड था। सो इसके बाद हम समझेंगे एक कुछ और घटनाएं यहां पर जो हुई हैं कि भाई 1948 में जो आपका साउथ कोरियन रीजन था यहां पर चुनाव कराए गए, इलेक्शन कराए गए और यहां पर जो है सेंगमेन री जो है ये चुनाव जीत गए, इलेक्शन जीत गए और इन्होंने एक एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश पूरे रीजन में किया, जो ये क्लेम करती थी कि पूरे कोरिया का भला ये हो सकता है तब अगर यहाँ पे कोई एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होगी, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। इससे पहले अगर एंशिएंट हम बात करें 1000 सालों से तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी 1910 तक, ठीक है। दूसरी तरफ जो नॉर्थ कोरिया रीजन था यहां पर इन्फ्लुएंस बढ़ा क्योंकि यूएसएसआर में किम इल संग जो थे बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे और इनका प्रभाव इस पूरे रीजन में था। सो ही बिकेम द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द नॉर्थ कोरिया रीजन और एक कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने में, ठीक है, इन्होंने अपना योगदान दिया। और यहां पर जो है इन्होंने डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया की गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया, ठीक है। दूसरी तरफ यहां पर जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये दो सरकारें दोनों रीजन में बनाई गई, ठीक है। और दोनों ही ये क्लेम करते थे कि भाई हमारे रूल में ही जो है पूरा कोरिया जो है वो अच्छे से एक सक्सेसफुल देश बन पाएगा, ठीक है। एक लीड, मतलब दोनों ही चाहते थे कि उन्हें पावर मिल जाए, पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में। और इसी कहीं ना कहीं रशाकशी में ये हुआ कि एक कोरियन वॉर जो है वो हमें देखने को मिलता है। नाउ अब कोरियन वॉर पे आएंगे तो इनिशियली इन दैट टाइम व्हाट हैपेंड कि भाई ये जो रीजन था, क्योंकि 1949 में क्या हुआ हम सभी जानते हैं कि यहां पर आ गई कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो सरकार है कम्युनिस्ट फॉर्म ये भी इस पूरे रीजन को सपोर्ट करती थी, मतलब यहाँ की जो पॉलिटिकल पावर बनी है उसे सपोर्ट करती थी। और यूएसएसआर का उस समय बहुत ज्यादा सपोर्ट नॉर्थ कोरिया को था, ठीक है। अब यूएसएसआर ने हैवी मिलिट्री जो है सपोर्ट नॉर्थ कोरिया को उस समय किया, 1950 के आसपास का ये समय, 1950-51 के आसपास का ये समय है, ठीक है। और अब हुआ क्या कि इन्होंने इन्वेड कर दिया साउथ कोरिया पे कि हम पूरा एक यूनिफाइड कोरिया बनाएंगे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ जो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अंडर किम इल जंग जो है संग जो है उनके अंडर, ठीक है। ये डिसाइड किया और अपनी फोर्सेस को यहां पे डिप्लॉय कर दिया। दूसरी तरफ साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट अभी तक नहीं था, आपके यूएस बैक सपोर्ट नहीं था, ठीक है। अगर हम मिलिट्री के कंटेक्स्ट में बात करें
तो हुआ क्या कि यहाँ की फोर्सेस ने डिप्लॉय किया साउथ कोरिया तक और आसानी से साउथ कोरिया जो रीजन है इसको कब्जा लिया, इस पे अपना तो जो था सब्जुगेशन कर लिया। और ये अगर बुसान प्रोविंस आप छोड़ देंगे, बुसान प्रोविंस है, इसको छोड़ दें तो तकरीबन पूरा साउथ कोरिया ही जो था वो अंडर आ गया था नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट के। ठीक है, अब यहां पे इंटरफेयर किया था यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया टू हेल्प द साउथ कोरिया और इसके तहत पीस कीपिंग फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इस रीजन में हुआ, जिसमें 90% जो फोर्सेस थी वो यूएस की ही थी। यूएस के बहुत ही फेमस मिलिट्री जर्नल थे जिनका कोल्ड वॉर पीरियड में या सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा था, जिनका नाम था डगलस मैकार्थर। ठीक है, तो डगलस मैकार्थर थे, इन्होंने लीड किया और आसानी से खदेड़ दिया यूएसएसआर लेड फोर्सेस को, जो कि आपके डिप्लॉय हुई थी, जिन्होंने कब्जा कर लिया था साउथ कोरिया पे। अब ये इनको आदेश थे मैकार्थर को, डगलस मैकार्थर को, कि भाई ये 38 पैरेलल लाइन है, यहां पर आपने रुक जाना है। ठीक है, बट ऐसा किया नहीं इन्होंने, फर्दर ये मूव ऑन करते रहे। ठीक है, और यालू रिवर जो है, यालू रिवर है जो चाइना और आपके नॉर्थ कोरिया के एक बाउंड्री बनाती है। ठीक है, यहां तक इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स यहां पर हुए हैं, इंचॉन वॉर है, पेंगयोंग है, या चैंगलिंग रिजर्वर के पास वॉर्स हुए, और फाइनली यहां तक खदेड़ दिया। मतलब 90% जो नॉर्थ कोरिया का रीजन है इस पर कब्जा कर लिया, साउथ कोरिया का अधिकार इस पे हो गया। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, जिसका डर था वही हुआ कि यहां पर एंट्री हो गई चाइना की, बिकॉज चाइना हैड अ सेंस ऑफ फियर कि भाई यालू रिवर तक पहुंच गई हैं फोर्सेस। तो उस समय अगर आपको याद हो तो आइडियोलॉजिकल वॉर भी था चाइना में, जहां एक तरफ आपकी कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एग्जिस्टेंस, दूसरी तरफ ये जो वॉर हो रहा था, ठीक है, जो फोर्सेस गई थी वो आपके कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट द्वारा ही सपोर्टेड थी। ठीक है, तो यहां पर चाइना ने सपोर्ट किया। दूसरा कारण सपोर्ट का यह भी था कि भाई नॉर्थ कोरिया ने हमेशा ही चाइना की मदद की थी। ठीक है, जो यहां पर एक सिविल वॉर रहा था चाइना में, नॉर्थ कोरिया ने हमेशा यहां पे सहायता की थी, तो कहीं ना कहीं एक गुडविल गेस्चर के तौर पर भी चाइना ने यहां पे सपोर्ट किया। नाउ अगेन जो डगलस मैकार्थर के की लीडरशिप में फोर्सेस थी, उनको खदेड़ दिया चाइनीज फोर्सेस और यूएसएस फोर्सेस ने। ठीक है, यूएसएसआर फोर्सेस ने, और यहां तक पहुंच गए। ये ट्रूस लाइन आप देख पा रहे हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ट्रूस लाइन। 1953 में तक आते आते ये वॉर जो था यहां तक पहुंच गया। ठीक है, फर्दर मतलब कह लीजिए कि जहां जो स्थिति पहले थी वही बन गई, कि 38 पैरेलल लाइन पर ही स्थिति बन गई, कि यहां पर एक जो है ट्रूस लाइन बना दी गई। अब यहां पर फर्दर क्या हुआ कि एक 27 जुलाई 1953 को कोरियन आमासाइट एग्रीमेंट साइन किया गया। अब ध्यान देने की बात है कि कोई अलग से पीस ट्रीटी साइन नहीं की गई है। ये जो कोरियन आमासाइट एग्रीमेंट साइन किया गया, इसी को ही ऑफिशियली सीज फायर मान लिया गया। ठीक है, हालांकि कोई अलग से पीस ट्रीटी इसके लिए साइन नहीं की गई, और फर्दर भी यूनाइटेड, देखिए दोनों ही, नॉर्दर्न कोरिया का ये मानना है कि भाई होल कोरिया पर जो है किस सरकार का रूल होना चाहिए, जो कि आपके नॉर्थ कोरिया में लेड हो रही है। साउथ कोरिया का भी यही मानना है। ठीक है, तो कोरियन वॉर जो है वो तो अभी भी कह सकते हैं तरीके से कोल्ड वॉर चला ही हुआ है। हालांकि हैवी मिलिटराइजेशन है आपके बॉर्डर्स पे, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि एक वॉर हो जाए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि भाई हीट जो है, स्पीचेस एक दोनों तरफ से आती ही रहती है, और कोई भी देश जो है वो मौका नहीं छोड़ता। तो अब एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे घटना हुई है इस आमा साइट में, जो इंपॉर्टेंट था कि भाई कोरियन जो डीमिलिटराइज जोन है वो बना दिया गया बॉर्डर्स पे। अब यहाँ पे इंडिया का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो प्रपोजल था कोरियन डीमिलिटराइज जोन का, ये इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में प्रपोज किया था, विच वाज एक्सेप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन, एंड फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक बॉर्डर्स यहाँ पे बना दिए गए। अब ये आपका है क्या, कोरियन डीमिलिटराइज जोन जो है, इसमें ये कहा गया कि दोनों तरफ से 2-2 किलोमीटर का जो एरिया है वो डीमिलिटराइज जोन होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मिलिट्री मूवमेंट या ह्यूमन मूवमेंट यहाँ पर एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, और हैवी फेंसेस यहाँ पे की गई हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मिलिटराइजेशन बॉर्डर्स पर है वो इसी बॉर्डर पे, पूरी दुनिया में, इवन नॉट इन कश्मीर, इवन नॉट इन पैलेस्टीन, इट इज बेसिकली बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, 2-2 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर का एक डीमिलिटराइज जोन बना दिया गया। ठीक है, चलो, तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से ये सारा समझ आया होगा।
नाउ अब आते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि भाई कोरियन वॉर की क्या पृष्ठभूमि थी, यूएसए और यूएसएसआर का इसमें क्या रोल रहा, ठीक है। तो अगर शायद दोनों देशों का रोल नहीं होता तो शायद आज भी एक यूनाइटेड कोरिया ही एग्जिस्टेंस में होता, जो कि नहीं हो पाया। नाउ यूएस नॉर्थ कोरिया कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्यों यूएसए नॉर्थ कोरिया को अपोज करता है, ठीक है। अब देखिए 1949 में हम जानते हैं, सबसे पहले तो 1945 की बात कर लें कि यूएसए ने जो था आपके एटम बम्स को ड्रॉप किया था, न्यूक्लियर बम्स को ड्रॉप किया था आपके हिरोशिमा नागासाकी जापान में। तो उसके बाद से ही एक होड़ सी शुरू हो गई न्यूक्लियर वेपन्स को जो है बनाने की, और 1949 में यूएसएसआर ने भी टेस्ट फायर किया सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट को। और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया भी लगातार हमेशा से स्टार्टिंग से ही कोशिश करता रहा कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बढ़ता रहे, एंड which was highly criticized by the western nations even in that time, ठीक है, और आज भी किया जाता है। सो यूएसए ने क्या किया, यूएसए का एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोग्राम था, ये इनिशिएट किया था उस समय, जिसमें ये कहा गया था इस पूरे रीजन में कि अगर किसी प्रकार का न्यूक्लियर अटैक होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक के थ्रेट्स जो है लगातार नॉर्थ कोरिया की तरफ से मिल रहे थे, तो जो आपका यूएस है वो अलाय नेशन को अंडर न्यूक्लियर अम्ब्रेला सपोर्ट करेगा। अलाय नेशन में प्राइमरली साउथ कोरिया और जापान जैसे देश शामिल थे, ठीक है। तो यहां पर इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हो जाती है यूएसए की टू प्रोटेक्ट दीज नेशंस, ठीक है। और अब हुआ क्या, एक पॉजिटिव साइन यहां पे ये आया कि भाई 1985 में जो आपका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, एनपीटी है, इस पर साइन कर दिए आपके किसने, नॉर्थ कोरिया ने, कि भाई एनपीटी हम सभी जानते हैं कि हम किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बनाएंगे, अगर हमारे पास कोई है तो डिटेल है तो हम उसको साझा करेंगे, ठीक है, और इसके बदले में हमें पीसफुल न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगी, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन 2003 में एनपीटी पे जो साइन किए गए थे उसे खारिज कर दिया और नॉन प्रोलिफरेशन विड्रॉ कर दिया बेसिकली, जो था आपका नॉर्थ कोरिया 2003 में। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है, सो जो आपके पाकिस्तान के अब्दुल कादिर थे, जिनको फादर भी कहा जाता है न्यूक्लियर वेपन्स का, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इन पाकिस्तान, उन्होंने ब्लैक मार्केट में काफी जो आपके ब्लूप्रिंट्स थे उनको बेच दिया, और यहां से नॉर्थ कोरिया ने 2003 में फाइनली फर्दर 2003 के ऑनवर्ड्स उन्होंने जो था न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। तो आज नॉर्थ कोरिया भी एक न्यूक्लियर वेपन नेशन है, ठीक है। सो इसके बाद बहुत ज्यादा अपोज जो है यहाँ की गवर्नमेंट का किया गया, पूरे दुनिया के छोटे देश है, शायद इतनी जरूरत नहीं होती न्यूक्लियर वेपन को, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने देखा कि भाई न्यूक्लियर वेपन होने का ये मतलब है कि आपकी ग्लोबली साख बहुत बढ़ जाती है, इमेज बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। इसके बाद भी जो अभी करंट लीडर है किम जोंग उन, ये भी लगातार न्यूक्लियर मिसाइल्स को टेस्ट करते रहते हैं समय समय पे, ठीक है, विच वॉज हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय, इवन इंडिया भी क्रिटिसाइज करता है इसको, ठीक है, सपोर्ट करता है साउथ कोरिया को इस कंटेक्स्ट में। साउथ कोरिया की तरफ से ऐसे कोई प्रोग्राम्स नहीं होते, सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही करता है। और लगातार वेस्टर्न नेशंस स्पेशली जो कि यूएस द्वारा लीड किए गए हैं, ठीक है, वो इंपोजिशंस लगाते रहे, इकोनॉमिक सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया पे लगाते रहे, और इसी के सीरीज में फर्दर जो है आज हम देख पा रहे हैं कि उनका जो वेपन प्रोग्राम है उस पर भी अब जो है सैंक्शन यूएसए ने लगा दिए हैं, ठीक है। सो ये है, और इंटरनेशनल लॉज को भी अबॉलिश किया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस हैं या इंटरनेशनल लॉज हैं पर्टेनिंग टू द आर्माइड लॉज, उनका भी उल्लंघन नॉर्थ कोरिया करता रहा है, ठीक है। तो ये कुछ है स्टूडेंट जो कारण है दोनों ही देशों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का। अब ये समझना भी जरूरी है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट जो एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टिंग में था, ये कहाँ एक एक तरीके से एक न्यूक्लियर प्रोग्राम्स या इस प्रकार के यूएस वर्सेस नॉर्थ कोरिया कहां से हो गया, ये तो बेसिकली नॉर्थ कोरिया टू साउथ कोरिया था, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है जो उनकी पॉलिसीज रही है नॉर्थ कोरिया की, स्पेशली वेपन प्रोग्राम्स के कंटेक्स्ट में, ठीक है। इसने यूएस को कहीं ना कहीं लीड में कर दिया, ठीक है, और जो टेरिटोरियल वॉर था इन दोनों देशों के बीच में, उसने एक और नई शेप ले ली। अगर हम दोनों देशों की कंडीशन की बात करें तो अक्सर न्यूज में नॉर्थ कोरिया अगर जब भी रहता है, जो उनकी पॉलिसीज है, जो उनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी वजह से रहता है। बहुत बार हम सुनते हैं कि भाई नॉर्थ कोरिया में जो लोग हैं उनका बहुत ज्यादा ऑपरेशन किया जाता है, जबरदस्ती
जो है वहां के लोग इवन बाहर नहीं जा सकते हैं नॉर्थ कोरिया के, ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, या जो बेसिक इस प्रकार की इम्यूनिटीज है। अगर आप सैटेलाइट मैप भी देखेंगे सो तकरीबन 80% कोरिया में आपको लाइट्स, 70% कोरिया कह सकते हैं कि जहां पर लाइट अभी भी नहीं है, ठीक है। बहुत से रीजन्स में जो बेसिक इम्यूनिटीज हैं वो प्रोवाइड नहीं की गई हैं। जबकि साउथ कोरिया अगर आप देखेंगे तो आज साउथ कोरिया एक लीडिंग नेशन है पूरे एशियन रीजन का। के ड्रामा, के पॉप या लगातार जो आपके प्रीशियस एलिमेंट्स हैं उनके लिए फेमस है, ठीक है। तो जो फर्दर टेक्नोलॉजीज के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, रियर एलिमेंट्स जिनको कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों देशों के विकास का अगर हम मैप देखें तो साउथ कोरिया बहुत आगे अब आज नॉर्थ कोरिया से बढ़ चुका है। नॉर्थ कोरिया इज जस्ट फेमस फॉर उनकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है या उनकी मिलिट्री है, उसके लिए ही खबरों में बना रहता है, अपनी डेवलपमेंट के लिए वो खबरों में नहीं रहता, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ है, ठीक है, जो हमने समझा। आई होप अच्छे से आपको समझ आया होगा कि दोनों देशों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्या रहा है और अभी रिसेंटली यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं, उसका मेन कारण क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।